द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको फ्रांस में प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगी। उसकी किस प्रकार नियुक्ति होती है और क्या उसके कार्य और स्थिति है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही फ्रांस में प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण रहा है। तृतीय गणतंत्र के समय में फ्रांस में प्रधानमंत्री का पद था, लेकिन फ्रांस के संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं था। सर्वप्रथम चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री पद को कानूनी मान्यता प्रदान की गई और उसे मंत्रिपरिषद का प्रधानत्व प्रदान किया गया। पंचम गणतंत्र के संविधान में भी प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है और इस पद का फ्रांस की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। नियुक्ति और पदच्युति। 1946 के चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए दोहरी अनुमति की पद्धति को अपनाया गया था, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा दोनों की अनुमति आवश्यक थी। लेकिन अनुभव के आधार पर यह देखा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रीय सभा को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होने पर उसके द्वारा अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है और संवैधानिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः इसमें परिवर्तन कर दिया गया और अब पंचम गणतंत्र के संविधान की 8वीं धारा के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति को एकाधिकार प्राप्त है। मार्च 1973 में राष्ट्रीय सभा के चुनाव में राष्ट्रपति जॉर्ज पॉम्पिडू के द्वारा जो गर्वपूर्ण घोषणा की गई कि राष्ट्रीय सभा में वामपंथी दलों का बहुमत हो जाने पर भी वे उनके नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे। इससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर राष्ट्रपति का ही एकाधिकार है। मई 1991 में राष्ट्रपति ने माइकल रैकॉर्ड को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर पुनः अपनी इस शक्ति का परिचय दिया, लेकिन 1993 और जून 97 के घटनाचक्र ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रसंग में राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का प्रयोग किए जाने की सीमाएं हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद सदस्य नहीं होता। नवीन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत भी कर सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र न दिए जाने पर भी राष्ट्रपति उसे कार्य से मुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और संविधान की धारा 50 के अनुसार राष्ट्रीय सभा सरकार के कार्यक्रम और सार्वजनिक नीति को अस्वीकृत कर या शासन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकती है। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रधानमंत्री को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं और कार्यपालिका क्षेत्र में वह राष्ट्रपति के बाद सर्वप्रमुख अधिकारी है। आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उच्च परिषदों और समितियों का सभापतित्व कर सकता है। राष्ट्रपति उसे मंत्रिपरिषद का सभापतित्व करने का अधिकार भी दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता है और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से ही करता है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा को भंग करने, संवैधानिक परिषद के गठन और संकट काल की घोषणा आदि के संबंध में जो स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनके संबंध में संविधान यह आशा करता है कि राष्ट्रपति द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में प्रधानमंत्री से परामर्श अवश्य ही लिया जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों के मनोनयन और उनकी पदच्युति के संबंध में तो प्रधानमंत्री के परामर्श का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन, उसमें परिवर्तन तथा उनके कार्यों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री ही करता है। वह अपने कुछ कार्य अन्य मंत्रियों को सौंप सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान फ्रांस के पंचम गणतंत्र का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, कार्य संचालन और अंत में केंद्रीय स्थिति न सही महत्वपूर्ण और पर्याप्त प्रभावशाली स्थिति अवश्य ही रखता है। प्रधानमंत्री शासन का संचालन करता है और वह न केवल आंतरिक प्रशासन वरन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है। इस दृष्टि से वह राज्य की सशस्त्र सेनाओं को आवश्यक निर्देश दे सकता है। संविधान की 13वीं धारा में उल्लेख किए गए कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों को छोड़कर वह अन्य सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। उसके द्वारा संसद में विधायी प्रस्ताव रखने का कार्य किया जा सकता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी वह कानून निर्माण के क्षेत्र में शासन का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह संसद, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक संपर्क सूत्र का कार्य करता है और शासन की दो प्रमुख शाखाओं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच तालमेल बनाए रखता है। पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को प्रभावशाली स्थिति प्रदान करना चाहते थे, लेकिन उसके साथियों ने राष्ट्रपति की निरंकुशता में भी भय था
प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था न केवल राष्ट्रपति के एक सहायक और परामर्शदाता वरन राष्ट्रपति पर कुछ अंकुश भी रखने वाले पदाधिकारी के रूप में की गई है। इसी कारण संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 और 61 में उल्लिखित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर उसके शेष कार्यों से संबंधित आदेशों पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। चतुर्थ गणतंत्र में प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल थी और उसका सबसे प्रमुख कारण संयुक्त मंत्रिमंडल था। संयुक्त मंत्रिमंडल होने के कारण मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के होते थे और राजनीतिक दल विशेष के नेता प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं था कि वह अपने सभी सहयोगियों पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अनुशासन लादने में समर्थ नहीं था। वह उन्हें केवल समझाने बुझाने का कार्य ही कर सकता था। इस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा के सम्मुख दुर्बल था, लेकिन इस काल में भी पानकेयर जैसे अपवाद स्वरूप प्रधानमंत्री हुए थे। उन्होंने कठोरता के साथ शासन किया। पंचम गणतंत्र के संविधान का उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका की स्थिति को सुदृढ़ करना था। इस दृष्टि से न केवल राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की गई वरन प्रधानमंत्री की स्थिति में भी सुधार किया गया। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति को राष्ट्रीय सभा के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रीय सभा कहीं नहीं आती है। इस प्रकार पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 22 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जब अब प्रधानमंत्री के प्रत्येक कार्य और आदेश पर उनके किसी सहयोगी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी अब उसके अधिकार पहले से अधिक हो गए हैं। वह शासन का प्रमुख संचालक है और राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त होने पर वह असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह इस प्रकार सब कुछ होने पर भी प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली पदाधिकारी नहीं है। यद्यपि प्रधानमंत्री पर राष्ट्रीय सभा का नियंत्रण पहले की तुलना में कम कर दिया गया है, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और संविधान की धारा 50 के अनुसार राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है। इसके साथ ही पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा जहां राष्ट्रीय सभा के साथ संबंध के विषय में प्रधानमंत्री की स्थिति में सुधार किया गया है, वहां राष्ट्रपति के साथ संबंध के विषय में प्रधानमंत्री की स्थिति पहले से दुर्बल कर दी गई है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की निर्बल स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपतियों ने जॉर्ज पॉम्पिडू और शेवा देल्मा के संबंध में किया और 1991 में राष्ट्रपति मित्रा ने प्रधानमंत्री माइकल रिकॉर्ड को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया। वह प्रधानमंत्री को सरकार के पुनर्गठन का आदेश दे सकता है, जैसा कि 1974 में राष्ट्रपति पॉम्पिडू ने प्रधानमंत्री मैस्मेर को दिया। पंचम गणतंत्र का प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति संसदीय शासन पद्धति का सर्वशक्तिशाली पदाधिकारी नहीं वरन राष्ट्रपति के अधीन एक कार्यपालिका पदाधिकारी है। प्रसिद्ध फ्रेंच दार्शनिक एंड्रे सिसप्राइड ने तो मंत्रियों को राष्ट्रपति का लिपिक और प्रधानमंत्री को प्रधान लिपिक बताया है। सिसप्राइड के मूल्यांकन से पूर्णतः सहमत न होते हुए भी यह मानना होगा कि राष्ट्रपति की तुलना में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से निर्भर है। धन्यवाद।